नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मिशन केवीएस। और हम पेडागोजी की जो सीरीज़ शुरू की है सुपर 10 की, उसकी सेकेंड वीडियो आज लेकर आए हैं। और हाँ, मैं बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आपने हमारी पहली वीडियो को बहुत ही सराहा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की सेकेंड वीडियो और शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज। ऑप्शन देखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद देखेंगे, थोड़ा फिर डिस्कस भी कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दूसरा है कॉन्क्रीट थिंकिंग, सी है सोशल थिंकिंग और डी है एगोसेंट्रिक बिहेवियर। हिंदी में अनुवाद देखेंगे इसका कि भाई मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारी फोर्थ स्टेज होती है, ठीक है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी फोर्थ स्टेज की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, मुख्य विशेषता मतलब उसकी मेन आइडिया कह सकते हो उस स्टेज की। ए आपका अमूर्त चिंतन, बी आपका मूर्त चिंतन, सी आपका सामाजिक चिंतन और डी आपका अहम केंद्रित व्यवहार। कि भाई जो आपका संक्रियात्मक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था स्टेज है उसका जो मेन मुख्य विशेषता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो कौन सी है, जल्दी बताइए। जी हाँ, जिसका भी आंसर ए है बहुत ही सही आंसर है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन कर पाता है बच्चा कब? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाके, यानी फोर्थ जो लास्ट स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें होती है ये और मुख्य विशेषता है ये। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, द बेस्ट वे टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन इज। ऑप्शन देखेंगे कि भाई टू गिव मोरल लेक्चर्स इन मॉर्निंग असेंबली। अच्छा भाई। बी ऑप्शन देखेंगे, पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट टू टेक अ डिसीजन, ये भी देख सकते हैं। ऑप्शन सी देख सकते हैं कि भाई डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोरल वैल्यूज बाय टीचर्स एंड एल्डर्स, ये भी देखें। ऑप्शन डी भी देखिए, टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोरल एंड इमोरल। तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद देखेंगे, फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कि भाई बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है, या उचित तरीका है क्या है भाई। ऑप्शन देखेंगे फिर हिंदी में इसका कि प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, है ना, लेक्चर देना सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली में। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए उन्हें कहना। और ऑप्शन सी देखेंगे कि भाई शिक्षकों एवं बड़ों को नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, है ना, इसको कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो इसमें से कौन सा बेस्ट वे होगा टू इनकलकेट कि बच्चों में मोरल वैल्यू का जो है विकास कर सके, है ना, टीचर कैसे मोरल वैल्यू का विकास बच्चों में कर सके, कौन सा बेस्ट वे है, जल्दी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। ये आंसर सही इसलिए है, आप इसको देखो क्योंकि देखो आपको ऑप्शन जो होते हैं ना सारे सारे सही लग सकते हैं, बट एक राइट क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें सी है। क्यों? क्योंकि अब अगर इसको प्रैक्टिकली देखोगे तो क्या होता है कि बच्चे जब किसी को करता देखते हैं तो उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, और जब बच्चा अपने बड़ों को, एल्डर को, और यानी जो उसके शिक्षक गण होते हैं, यानी उसके टीचर्स होते हैं, उनको जब देखता है वो कुछ करता हुआ जिससे उसको कुछ सीख मिलती है, और खासकर जब वो मोरल वैल्यूज़ की बात हो तो बच्चा बहुत जल्दी ग्रैब करता है और बहुत जल्दी सीखता है। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। इसका देखेंगे क्या है। पहली बात ऑप्शन कि डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस, इन द सेम फैशन एट डिफरेंट स्टेजेस, एज पर द कंटेक्स्ट और एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पेरेंट्स। हिंदी में अनुवाद देखेंगे इसका कि कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है सर कि कोलबर्ग के अनुसार, जो कोलबर्ग की थ्योरी दी है उन्होंने, उसके अनुसार जो बच्चा होता है वो किस तरह से चिंतन करता है सही और गलत के बारे में, उसकी अप्रोच कैसी होती है थिंकिंग की, ये बतानी है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ज़्यादा आप देखेंगे लेवल ऑफ राइट आंसर। अलग आयु में अलग तरीके से क्या, ऑप्शन बी अलग चरणों में समान रूप से क्या, ऑप्शन सी संदर्भ के अनुसार, यानी कॉन्टेक्स्ट यानी सिचुएशन से कहते हो ना कि सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग परिस्थितियां होती हैं तो अलग डिसीजन लेना पड़ता है, तो क्या संदर्भ के अनुसार है, या फिर डी अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार,
कि इंस्ट्रक्शन जो पेरेंट्स देते हैं क्या उसके अनुसार बच्चा जो है राइट और रॉन्ग का अप्रोच करता है। जी हाँ, जल्दी बताइए आपका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि बच्चा जो होता है अलग आयु में अलग तरीके से क्या करता है, चिंतन करता है सही और गलत के बारे में। आप अगर कोलबर्ग की स्टेजेस देखेंगे अलग अलग जो है आपकी, ठीक है, जो मेन 3 स्टेज हैं उसके बाद 3 स्टेज में भी सब स्टेज जो है उसमें आप देखेंगे कि बच्चा जो है अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके से चिंतन कर रहा है, ठीक है, राइट और रॉन्ग के बारे में। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर ए है, क्योंकि बच्चा जब है एज जैसे जैसे उसकी ग्रो होती है बच्चा वैसे वैसे इनकलकेट करता है चीज़ें अपने अंदर, सीखता है, मोरल वैल्यूज़ लाता है, तो उसका सोचने का तरीका भी उसी हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन कि वाई गॉट्स्की की जो थ्योरी है वो इम्प्लाइज करती है क्या, मतलब इम्प्लाइज की जो मेन आइडिया उसका क्या है वाइगॉट्स्की की थ्योरी का। ऑप्शन ए कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन बी इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट, ऑप्शन सी आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ऑप्शन डी चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग हाई आईक्यू लेसर देन हिज हर ओन। ठीक है, हिंदी में इसका अनुवाद देखेंगे कि भाई वाइगॉत्स्की की जो सिद्धांत है उनका सिद्धांत का नीतियार्थ क्या है, ठीक है, उनका मतलब जो मेन आइडिया उनकी थ्योरी का क्या है, वो क्या बोलते हैं अपनी थ्योरी के, उस पूरा एक उनका निष्कर्ष क्या है, उनकी थ्योरी का कंक्लूजन क्या है। तो ऑप्शन ए सहयोगात्मक समस्या समाधान, ऑप्शन बी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य करने देना, या ऑप्शन सी प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ही नहीं करना, या फिर ऑप्शन डी कि भाई बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से यानी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि स्तर यानी आईक्यू उनके अपने आईक्यू से कम होता है। ठीक है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। जी हाँ, जिसका भी आंसर यहाँ पर ए है बहुत ही सही आंसर है कि वाइगॉत्स्की पूरी की पूरी तरह जो एम्फसाइज देते हैं, पूरा एकदम बताते हैं, बल देते हैं इस बात पे कि भाई बच्चा जो है वो कैसे सीख सकता है सहयोगात्मक समस्या समाधान। उनकी पूरी थ्योरी जो है सहयोगात्मक समस्या समाधान कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर है। ठीक है, कि बच्चा कैसे कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा कैसे कैसे डेवलपमेंट कर सकता है। तो उनका जो पूरा मेन आइडिया देखेंगे आप ना पूरी स्टेजेस में, वो इसी के ऊपर बेस है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार। फिर से स्कैफोल्डिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए सिमुलेशन टीचिंग, ऑप्शन बी recapitulation of previous learning, option C temporary support in learning by adults, option D ascertaining the causes mistake done by student। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि स्कैफोल्डिंग जो होती है ना वो लर्निंग में किस तरह से होती है, वो लर्निंग में दरअसल क्या रोल अदा करती है, किसमें, लर्निंग में स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है वहाँ पर वो बताना है आपको, या मीनिंग भी कह सकते हो, डेफिनेशन भी कह सकते हो, लर्निंग में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हिंदी में देखेंगे इसका अनुवाद कि भाई सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। ठीक है, ऑप्शन ए अनुरूपित शिक्षण, ऑप्शन बी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना। बताइए भाई कौन सा आंसर सही है, जल्दी से। जी हाँ, आंसर है सी टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप देखेंगे कि इसका एग्जांपल आप अपने बचपन से ले सकते हैं। जब आप बचपन में साइकिल सीख रहे थे तो आपने साइड में जो दो एक पहिए लगाए थे ना, वो एक तरीके से स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं वो दो जो साइड में पहिए होते हैं एक्स्ट्रा जो लगाए होते हैं आपने, जो आपके साइकिल के पिछले वाले टायर पे राइट और लेफ्ट की तरफ लगे होते हैं। तो वो एक तरीके से आप देखेंगे अस्थायी सहयोग होता है। जब आप साइकिल सीख जाते हैं तो आप उसको निकाल देते हैं। ठीक उसी तरह से स्कैफ फोल्डिंग होता है लर्निंग में। जो अडल्ट यानी कि ज़्यादा उम्र के लोग, यानी कि बच्चे से जो ज़्यादा एज वाले अडल्ट होते हैं, यानी उनसे बच्चे से थोड़ा मतलब एज ज़्यादा होनी चाहिए उनकी, जो उसकी हेल्प करते हैं और उसको अस्थायी सहयोग देते हैं, उसको
स्पून फीडिंग नहीं कराते हैं उसको, मतलब केवल जो है उस वे पर अच्छे से वो कार्य कर सके और वो लर्निंग बाय डूइंग कर सके, उस तरह से जो है स्कैफोल्डिंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज टू एनालाइज द गिवन इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ए आइडेंटिफाई, ऑप्शन बी डिफरेंशिएट, या ऑप्शन सी क्लासीफाई, या ऑप्शन डी डिस्क्राइब। इसका कहने का मतलब है कि भाई कॉग्निटिव जो वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जो नीचे दे रखी है 4 कॉग्निटिव वर्ब्स, इनमें से वो कौन सी कॉग्निटिव वर्ब्स है जिसका हम प्रयोग करते हैं इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन का विश्लेषण करने के लिए। इंफॉर्मेशन को हम जब विश्लेषण करते हैं उसका, तो कौन सी वर्ब हम यूज करते हैं, इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया यूज करते हैं हम इनमें से। ऑप्शन का अब देखो हिंदी में अनुवाद देखते हैं इसका, कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के या कोई भी सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए पहचान करना, ऑप्शन बी अंतरकला, ऑप्शन सी वर्गीकृत करना, या ऑप्शन डी वर्णन करना। तो यहाँ पर आप जल्दी बताइए कौन सा आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अंतरकला। जब अंतरकला वाली कॉग्निटिव वर्ब्स यानी कि संज्ञानात्मक क्रिया आ जाती है, समझ में आ जाती है, सीख लेता है कोई बच्चा, तो वो क्या है, सूचना को या कोई भी इन्फॉर्मेशन को जो है उसका विश्लेषण करने के योग्य हो जाता है, उसमें क्षमता डिवेलप, यानी कि उसमें जो एबिलिटी है वो आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अ टीचर विशेस टू हेल्प हर स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ अ सिचुएशन. She provides her students multiple opportunities to debate on the situation in different groups. According to Vygotsky's perspective, her students will dash various views and develop multiple perspective of the situation on their own. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक अध्यापिका है, टीचर है, वो चाहती है कि उसके बच्चे जो हैं वो एक सिचुएशन के तरह के अनेक बहुत सारे जो है व्यूज़ जो है अपने बाय देयर ओन जो है डेवलप कर पाए, सोच पाए। ठीक है, तो उसको उस दिशा में अपने बच्चों को जो है अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव या फिर कितने दृष्टिकोण पैदा करने के लिए पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर वो क्या करती है, बच्चों को एक सिचुएशन देती है, एक क्वेश्चन भी देती है और डिबेट करने के लिए फ्री कर देती है। तो जब बच्चे डिबेट करते हैं तो बच्चे जो है वेरियस जो व्यूज़ होता है वो अपने बाय ओन थिंकिंग वो उसको चर्चा में करते हैं, है ना, आपस में डिबेट करते हैं। तो अब देखो आपको यहाँ पर वाइगॉत्स्की की जो पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना है, उनके दृष्टिकोण के साथ सोचना है कि वाइगॉत्स्की अगर यहाँ पर होते तो वो क्या सोचते कि बच्चा क्या कर रहा है। यहाँ पर जो टीचर है, जो टीचर ने सिचुएशन में डाला है बच्चों को, यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है उस वक्त, बच्चा डैश वेरियस व्यूज एंड डेवलप मल्टीपल्स पर्सपेक्टिव। बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, डैश कर रहा है वेरियस व्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताना है वाइगॉत्स्की के। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पर, ऑप्शन ए इंटरनलाइज, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन सी ऑपरेशनलाइज, ऑप्शन डी रैशनलाइज। हिंदी में देख लेंगे इसका, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। वह विभिन्न ग्रुपों को या विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। अब भाई वाइगॉत्स्की के परिप्रेक्ष्य के यानी कि उनके पर्सपेक्टिव के अनुसार उनके जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, विभिन्न दृष्टिकोण को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए जल्दी यहाँ पर क्या हो सकता है। हिंदी में देख लेते हैं इसका आंसर, आत्मसात करेंगे, भाई निर्माण करेंगे, या फिर सी संक्रियाकरण करेंगे, या फिर ऑप्शन डी तर्क संगत करेंगे। जल्दी बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या है। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मसात करेंगे। जी हाँ, अगर आप वाइगॉत्स्की के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, जो मल्टीपल व्यूज़ है ना उसको आत्मसात करेंगे। ठीक है, आत्मसात क्यों करेंगे, क्योंकि जब बच्चा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होगा, जब वो सोचेगा उसके ऊपर फ्री होके, फ्रीडम उसे मिली होगी और बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो बच्चा इंटरनलाइज कर पाएगा उन सारे वेरियस व्यूज़ को, जो वो बाद में यूज़ कर सकता है किसी अन्य जो परिस्थिति में जब वो पढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आत्मसात कर पाएगा। ठीक है, आपका अब 9th जो है क्वेश्चन देखेंगे, राधिका हैज़ लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड। व्हेन शी इज गिवन दाल एंड राइस, शी मिक्सेस राइस एंड दाल एंड स्टार्ट्स ईटिंग। She has dash eating rice and dal into her schema for doing this thing. ठीक है, अब आपके ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, एकोमोडेट, ऑप्शन बी एस्टिमुलेशन,
ऑप्शन सी अप्रोप्रिएटेड, ऑप्शन डी इनिशिएटेड। हिंदी में अनुवाद देख लेंगे, वे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है कि भाई राधिका ने क्या किया, राधिका ने दाल और चावल को अपने हाथ से खाना सीख लिया है, ठीक है। और जब भी उसको अब दाल चावल दिया जाता है ना, तो वो क्या करती है, उसको आपस में मिलाती है दाल चावल को और खाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राधिका जो है शी हैज़ डैश ईटिंग राइस एंड दाल इनटू हर स्कीमा। तो यहाँ पर जो डैश में कौन सा राइट आंसर आएगा, कौन सा मल्टीपल में से कौन सा यहाँ पर फिट होगा, जो कि सही आंसर है। तो राधिका ने क्या किया है अपने स्कीमा में, बताएंगे आप। सीता ने अपने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उससे चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए समायोजित कर लिया है, ऑप्शन बी आत्मसात ग्रहण कर लिया है, या ऑप्शन सी समुचित कर लिया है, या ऑप्शन डी अंगीकार कर लिया है। जल्दी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसने अपने स्कीमा में एसिमिलेट कर लिया है, यानी कि उसने क्या किया है, उसका स्कीमा था पुराना स्कीमा, ठीक है, उसने अपने पुराना स्कीमा में क्या कर लिया है, आत्मसातकरण कर लिया है। बताता हूँ कैसे। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए राधिका ने सीखा होता कि भाई दाल चावल खाना चम्मच से, ठीक है, तो उसको खाली मालूम होता कि मैं दाल चावल चम्मच से खाती हूँ, ठीक है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है दाल चावल खाने का। बट जब उसने हाथों से खाना सीखा तो उसका जो पुराना जो स्कीमा था जिससे वो दाल चावल खाती थी चम्मच से, उस पुराने स्कीमा में जुड़ा एक नया चीज़, ठीक है, कि हाथ से भी दाल चावल खाया जा सकता है। तो वो दाल चावल हाथ से जब खाना सीख गई तो उसने पुराना जो अपना पूरा थिंकिंग था, यानी पुराने स्कीमा में क्या जोड़ा कि वो हाथ से भी खाना खा सकती है, तो एक नया स्कीमा जुड़ा। तो क्या हुआ, वो एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेटेड हुआ, ठीक है। तो वो एसिमिलेटेड होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक बॉन्ड बन गया पुराने और नए स्कीमा में। तो इसको क्या कहते हैं, हम एसिमिलेशन कहते हैं, सबको पता है। तो उसने क्या कर लिया, इसको आत्मसातकरण कर लिया है। अब बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ पर एकोमोडेट क्यों नहीं हुआ, भाई एकोमोडेट इसके बाद होता है, पहले एसिमिलेशन होता है उसके बाद एकोमोडेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आपका ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बोलता है भाई यहाँ पर कि अ टीचर शोज टू आइडेंटिकल ग्लासेस tiled with an equal amount of juice in them. She empties them in two different glasses, one of which is taller and other is wider. She asks her class to identify which glass of would have more juice in it. Students reply that the taller glass has more juice. अब बताना है आपको यहाँ पर, हर स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विद डैश। ऑप्शन देख लीजिए, अकोमोडेशन है, ऑप्शन बी है ईगोसेंट्रिज्म है, या ऑप्शन सी है डिसेंटरिंग है, या ऑप्शन डी है रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है। हिंदी में इसका अनुवाद देख लेंगे। एक शिक्षिका दो सामान्य गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की सामान्य मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है, ठीक है। तो बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें ज़्यादा जूस भरा हुआ है। अब बच्चे जवाब देते हैं कि भाई जो लंबा वाला गिलास है जिसमें जूस है वो ज़्यादा, उसमें जूस भी है और वही उसका राइट आंसर है। तो शिक्षिका के जो यहाँ पर शिक्षार्थी हैं यानी विद्यार्थी हैं, उनको किस चीज़ में कठिनाई है, डैश में कठिनाई है, ठीक है। हिंदी में देखेंगे, समायोजन में है क्या, अहम केंद्रिता में है क्या, या विकेंद्रीकरण में है क्या, या ऑप्शन डी पलटावी में है क्या। जल्दी बताइए आपका आंसर। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विकेंद्रीकरण में। बच्चों को विकेंद्रीकरण में, डिसेंटरिंग में प्रॉब्लम है। यहाँ पर डिसेंटरिंग विकेंद्रीकरण में प्रॉब्लम है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है वो नहीं देख पा रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ जूस है वो ज़्यादा और कम है। देखो, जब हम इस बाहर के स्ट्रक्चर से या कि बाहर के आवरण से जब हम ज़्यादा कम का पता लगाते हैं तो हमें जब प्रॉब्लम होती है उसे डिसेंटरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने ठीक वैसा ही हुआ है, बच्चों ने ग्लास के आकार के ऊपर गए हैं ना कि उसके अमाउंट के ऊपर गए हैं। तो यहाँ पर डिसेंटरिंग जो है विकेंद्रीकरण में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, ना कि रिवर्सिबिलिटी में या फिर ईगोसेंट्रिज्म में या फिर एकोमोडेशन में। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ हमारी जो
आज की क्लास है ख़त्म हो चुकी है, हमारा MCQ क्वेश्चन है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और हाँ, नेवर फॉरगेट टू कमेंट योर प्रीशियस फीडबैक बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।